क्या आप जानते हैं किसी अपराधी के लिए अपराध करने के बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई छोटा मोटा रीजन हो या बड़ा रीजन हो, अपराध की वजह जैसी भी हो, लेकिन उसके अंतर्गत की गई चीजें हमेशा अमानवीय, भयानक और इलीगल होती हैं। आज की घटना के लिए आप किसी भी तरह की वजह सोच लीजिए। पुलिस ने उन सभी पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन केस में जो चीजें सामने आई उससे वहां के लोगों के साथ साथ पुलिस भी सन्न रह गई थी, क्योंकि वजह ही कुछ ऐसी थी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं वासी रेड्डी फैमिली केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट नेल्लोर से। यही वेदयापलेम के पास पदरूपल्ली नामक एक इलाका पड़ता है। यहीं के अशोकनगर लोकेलिटी के इस घर में एक कपल रहता था। इसमें थे पति वासी रेड्डी कृष्णा राव और इनकी पत्नी वासी रेड्डी सुनीथम्मा। ये दोनों मिलकर एक कैंटीन चलाते थे, श्री राम कैंटीन। ये नेल्लोर के करंट ऑफिस सेंटर में था, जो कि घर से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस कपल के 2 बेटे भी थे, लेकिन ये दोनों ही अपने माता पिता से अलग कहीं और रहते थे। वो लोग बस अपने अपने कामों में उलझ गए थे और वहीं पर अपना घर बसा लिया था, लेकिन कभी कभार इनका घर पर आना जाना होता था। यहाँ अशोकनगर के इस घर में इस बुजुर्ग कपल के अलावा और कोई भी नहीं रहता था, बस यही दोनों थे। चूंकि इनका कैंटीन था तो इन्हें बनाने खाने की दिक्कत नहीं होती थी। कैंटीन में ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वगैरह कर लिया करते थे। ये 2022 की घटना है। उन दिनों पदरूपल्ली में दूध बेचने वाली एक महिला हुआ करती थी, रमनम्मा। ये डेली सुबह में वासी रेड्डी कपल के यहाँ पर भी दूध सप्लाई करती थी। अब तारीख आती है 28 अगस्त 2022, संडे का दिन था। रोज की तरह बिल्कुल सुबह सुबह रमनम्मा दूध लेकर वासी रेड्डी कपल के इस घर पर पहुंचती है। वैसे इस कपल के रूटीन की बात करें तो रोज सुबह में 5 बजे के करीब कृष्ण राव अपनी स्कूटी से कैंटीन चले जाते थे। उसके बाद 11 बजे तक घर के कामकाज करने के बाद सुनीता भी कैंटीन चली जाती थी। फिर शाम में जल्दी ही सुनीता घर वापस आ जाती थी, लेकिन कृष्णराव जी देर रात में घर आते थे, 11:30 से 12 बजे तक कैंटीन बंद करने के बाद। तो आज यानी 28 अगस्त को दूध बेचने वाली रमनम्मा जब घर पर आई तो देखा कि घर के बाहर गेट के पास कृष्णराव जी की स्कूटी खड़ी है। यानी आज वो घर पर होंगे, ये कैंटीन क्यों नहीं गए। घर के बाहर ये गेट लगा हुआ था, जो कि बस भिड़काया हुआ था। रमनम्मा ने जैसे ही वो गेट खोला और घर के वरांदे में पहुंची, सामने का दृश्य देखकर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चीखते चिल्लाते तुरंत गेट से बाहर भाग कर आती है। इस इलाके में लोग घुल मिलकर रहा करते थे, पड़ोसियों में अच्छे रिश्ते थे। जब लोगों ने रमनम्मा की चीख पुकार सुनी तो वो भी अपने अपने घरों से भागकर बाहर आते हैं। रमनम्मा ने उनको कृष्णराव जी के घर की तरफ इशारा किया। अब कुछ लोग चेक करने के लिए इस घर का गेट खोलते हैं। आखिर रमनम्मा ने क्या देख लिया, डरी सहमी क्यों है। जब पड़ोसी भी वरांदे में जाते हैं तो इनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। इन्होंने देखा कि मेन दरवाजे के पास कृष्णराव जी का रक्त में लहूलुहान शव पड़ा हुआ है। जमीन पूरा लाल रंग में रंगा हुआ था। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अब ये हुआ कि इनकी पत्नी सुनीता कहाँ पर है। इन लोगों की घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि चौखट पर ही कृष्णराव जी का शव था, चारों तरफ रक्त बिखरे हुए थे। इन सब चीजों के ऊपर से कैसे जाया जाए। पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके सूचना दी। कुछ ही मिनटों में वेदयापलेम की पुलिस मौके पर पहुंचती है। लोगों ने कृष्णराव जी के भाई, जो कि पदरूपल्ली में थोड़ी दूर पर रहते थे, सुधाकर राव, उनको इस घटना के बारे में बताया। इधर पुलिस ने देखा कि कृष्णराव जी के गले पर तेजधार हथियार के निशान हैं, सर पर भी चोटें लगी हुई हैं। साफ साफ ये मामला कत्ल का दिख रहा था। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म किया जाता है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। इस घर का दरवाजा केवल भिड़काया हुआ था, हल्का सा धक्का देते ही खुल गया। अब पुलिस और कुछ लोकल लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ इन्होंने देखा कि कुछ सामान बिखरे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर के एक बेडरूम में बेड पर सुनीता जी का भी शव पड़ा हुआ था। बिस्तर लाल रंग में रंगा था। इनके भी गले पर तेजधार हथियार के निशान थे, सर पर चोटें लगी हुई थी। भाई सुधाकर भी यहाँ पर कुछ देर में पहुंच जाते हैं। इन्होंने कृष्णराव जी के छोटे बेटे को भी इस खबर के बारे में बताया कि किसी ने माता पिता का कत्ल कर दिया है। नेल्लोर के रामजी नगर में ये बेटे रहते थे। तुरंत ही ये भी यहाँ पर पहुंचते हैं। इन्होंने अननोन के खिलाफ माता पिता के कत्ल की FIR दर्ज कराई। ये दोहरे कत्ल का मामला था, जो कि काफी संगीन था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहले तो यहाँ पर पुलिस की 2 टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और दूसरी टीम इलाके के CCTV कैमरों की जांच करेगी। घर की हालत को देखते हुए ये मामला लूटपाट का लग रहा था। घर की अलमारी, कैबिनेट्स, बेडरूम के कपड़ों की अलमारी, लॉकर्स वगैरह सब कुछ टूटे हुए थे। घर से पैसे रुपए चोरी होने की आशंका थी। ऊपरी मंजिल के एक कमरे में भी लॉकर रखा हुआ था, जो कि काफी मजबूत था। लूटपाट करने वालों ने उसको भी तोड़ने की कोशिश की थी, मगर वो टूटा नहीं था। परिजनों के अनुसार उसमें कीमती गहने और जरूरी कागजात रखे हुए थे, जो कि चोरी होने से बच गए। घर से कीमती सामान तो नहीं, बस पैसे चोरी हुए लग रहे थे। लोगों ने पिछले ही दिन इस कपल को ठीक हालत में देखा था, नॉर्मल थे। कैंटीन में काम करने वाले स्टाफ के लोगों ने भी बताया कि कुछ अजीब नहीं था। नॉर्मली काम पूरा होने के बाद कृष्णराव जी रात में टाइम से घर चले गए थे। लोगों से शुरुआती पूछताछ करने के बाद पुलिस ने अपनी एक थ्योरी बनाई। यहाँ की हालत को देखते हुए लगा कि किसी अकेले इंसान के बस की बात नहीं है, एक से ज्यादा लोग होंगे।
सुनीता सोने से पहले अपने घर का दरवाजा खुला रखती थी ताकि जब इनके पति कैंटीन से घर आएं तो सुनीता को नींद से जगकर दरवाजा ना खोलना पड़े। वैसे भी ये लोग कॉलोनी में रहते थे, यहाँ सभी लोग जानने वाले थे। यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं था कि अनजान लोगों को रास्ते से गुजरना हो, आना जाना हो। मेन रोड पर होते तो थोड़ा डर होता। इसी वजह से शायद सुनीता अपने घर का दरवाजा खुला रखकर सोती होंगी। तो बदमाशों ने पहले घर में घुसकर सुनीता का कत्ल किया होगा और पैसे चोरी किए। इसी बीच जब कृष्ण राव जी स्कूटी से घर आए और स्कूटी को घर के बाहर पार्क करके घर के अंदर जाने ही वाले थे तो अंधेरे का फायदा उठाकर इन बदमाशों ने वरांदे में इनका भी कत्ल कर दिया। कृष्ण राव के भाई और बेटे से पता चला कि रोज की कमाई जो होती थी कैंटीन से वो सारे पैसे ये घर ले आते थे। शायद बदमाशों ने कत्ल के बाद इनको चेक करके पैसे निकाल लिए होंगे। शुरुआती जांच पड़ताल करने के बाद दोनों शवों को गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। एक तरफ तो ये मामला लूटपाट का लग रहा था कि लूट के इरादे से बदमाश आए होंगे और कत्ल करके चले गए। वहीं दूसरी तरफ लगा कि वजह कुछ और है। घर में इतनी सारी कीमती चीजें पड़ी थीं। सुनीता ने भी गहने पहन रखे थे, कृष्ण राव ने भी सोने के आभूषण पहन रखे थे, अंगूठी वगैरह। वो बदमाश इन चीजों को लेकर क्यों नहीं गए? यहाँ फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों ही जगह पर कैबिनेट्स रखे हुए थे, उसके अंदर भी कुछ गहने आभूषण रखे हुए थे, वो भी गायब नहीं मिले। लगा कि बदमाश केवल पैसे लेकर गए हैं क्योंकि घर में कहीं से कैश नहीं मिला। जैसा कि परिजनों ने बताया कि घर का दरवाजा उस टाइम लॉक नहीं रहा होगा क्योंकि सुनीता लॉक नहीं करती थी अपने पति की वजह से, इसलिए फोर्सफुल एंट्री का सबूत ना होना यहाँ पर लाजमी था। आराम से बदमाश घर के अंदर आए होंगे और सारा कांड किया। कहीं ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं, कोई दुश्मनी तो नहीं। इस एंगल को लेकर पुलिस ने वासी रेड्डी फैमिली की पूरी हिस्ट्री निकलवानी शुरू कर दी। पता चला कि ये कपल आंध्र प्रदेश के एनटीआर डिस्ट्रिक्ट के 20 मंडलों में से एक वसवई मंडल के इंदुगापल्ली गांव का रहने वाला है। इनके 2 बच्चे भी थे, साई चंद और गोपी चंद। करीब 26 साल पहले ये परिवार रोजगार की तलाश में गांव से निकलकर यहाँ नेल्लोर आया था। ये लोग करंट ऑफिस सेंटर में एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर रहते थे। इसी एरिया में ही इन्होंने श्रीराम कैंटीन शुरू किया जो कि अच्छा खासा चल पड़ता है। कृष्ण राव और सुनीता ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। आगे चलकर बड़े बेटे साई चंद की पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब लग जाती है विशाखापट्टनम के वाइजैग में। वो वहां चले गए, उन्होंने शादी कर ली और अपने परिवार के साथ वहीं पर रहने लगे। इधर छोटे बेटे गोपी चंद ने नेल्लोर के पोगाथोटा इलाके में मथुरा होटल शुरू किया। इनकी भी शादी हो गई और ये भी रामजी नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहने लगे। पड़ोसियों से पता चला कि करीब 6 साल पहले कृष्ण राव ने यहाँ अशोकनगर में जमीन लेकर घर बनवाया था और किराए के घर से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। ये लोग बड़े सरल स्वभाव के थे, किसी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं था। हमेशा हंसकर बात करते थे, सबसे अच्छे से मिलते। दोनों ही पति पत्नी अपना कैंटीन संभालते थे। ज्यादातर समय दोनों का कैंटीन में ही बीतता था। इनका कैंटीन काफी अच्छा चलता था। घर में किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों बेटे भी अपना अच्छा कमा खा रहे थे। बेटों के अनुसार इनका अपने रिश्तेदारों से भी कोई विवाद नहीं था, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था, किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर आखिर ये सब कत्ल क्यों किए गए? जब डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची तो घर की अच्छे से तलाशी लेनी शुरू की जाती है। यहीं से रक्त में सना हुआ एक चाकू, एक क्रोबार और एक मोबाइल फोन मिलता है। परिजनों के अनुसार मोबाइल फोन इसी घर का था। यहाँ टोटल 3 फोन्स थे, जिनमें से 2 तो गायब थे और तीसरा फोन तलाशी में ही मिल गया पुलिस को। लगा कि फोन्स भी वो बदमाश लेकर गए होंगे। घर में जिन जिन जगहों पर, जिन कोनों में बदमाश पहुंचे थे, इन चीजों को टच किया था, चाहे वो कैबिनेट्स हों, अलमारियां हों, लॉकर्स हों। वहां से फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स निकालने शुरू किए। इधर पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया जाता है। ये लोग अंतिम संस्कार के लिए गाँव चले गए। 29 अगस्त को बुजुर्ग दंपत्ति का अंतिम संस्कार होता है। धीरे धीरे ये मामला सुर्खियां बटोरने लगा, मीडिया में आना शुरू हो गया। पता चला कि सुनीता राव एक पॉलिटिकल पार्टी तेलुगु देशम पार्टी की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थीं। हाल के दिनों में इन्होंने सोशल मीडिया पर लोकल लोगों के प्रॉब्लम्स को व्यक्त करके उस समय की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। जब ये चीजें मीडिया में आई तो मामला पॉलिटिकल होने लगता है। कहीं सुनीता की आवाज दबाने के लिए उनका और उनके पति का कत्ल तो नहीं हुआ और लूटपाट का एंगल दे दिया। टीडीपी के नेल्लोर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ने अपना संदेह जताया कि इसमें जरूर कोई गहरी साजिश है। टीडीपी के कई नेता परिवार से मिलने के लिए घर पर भी जाते हैं। इन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उस समय के रूलिंग पार्टी के एक नेता थाने में जाकर पुलिस पर दबाव बनाया था और अपने आदमियों को जेल से छुड़ाया था। ऐसी दशा नेल्लोर की है। इन्होंने खाकी वर्दी पर सवाल उठाया कि ये काम जनता के लिए करते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मामला बढ़ने के बाद 3 और टीमें बनाई गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसमें इंस्पेक्टर से लेकर एसपी तक केस में इन्वॉल्व किए गए। पहले 2 टीमें थीं, अब 3 टीम्स और जुड़ गईं। टोटल 5 टीम्स अलग अलग पहलुओं पर जांच शुरू करती हैं। ये सब कुछ कत्ल के 1-2 दिनों के अंदर ही चल रहा था। पुलिस ने परिवार के बैंक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट की भी जांच की। यहाँ हाल के दिनों में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी हुई हो, पैसे रुपए के लेन देन को लेकर कांड हुआ हो। इलाके में जितने भी ऐसे लोग या गैंग थे जो कि लूटपाट या डकैती वाला काम करते थे, या तो वो जेल में हो या बेल पर बाहर हो, सबकी लिस्ट निकलवाई गई। उनसे पूछताछ किया जाता है। पुलिस ने अपने सभी घोड़े खोल दिए। इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, जनता का प्रेशर
ऊपर से ये एक हाई प्रोफाइल केस, पैसे वाले लोग इलाके में नामी होटल या कैंटीन चलाते थे। पुलिस ने कृष्ण राव और सुनीता की कॉल डिटेल्स भी निकाली, उसकी जांच की। उसमें भी कुछ संदिग्ध नहीं पाया जाता है। पड़ोसियों से लेकर करीबी रिश्तेदारों तक, कैंटीन में काम करने वाले स्टाफ से लेकर जानकारों तक हर किसी से पूछताछ किया गया, मगर कुछ भी संदिग्ध पता नहीं चलता है। किसी ने कोई संदेह नहीं जताया। ये तारीख चल रही थी 29-30 अगस्त के आसपास की। इसी दौरान सीसीटीवी की जांच करने वाली टीम को कैमरे में कुछ अजीब सी चीज नोटिस होती है। इन्होंने देखा कि 2 लोग आधी रात में सड़क पर साथ में घूम रहे हैं। ये कभी पैदल चलते हैं तो कभी 2 व्हीलर गाड़ी से। ऐसा होता हुआ घर के पास वाले रोड पर दिख रहा था। ये अशोकनगर से पदरूपल्ली की ओर जाते हुए दिख रहे थे, मगर इनका चेहरा साफ साफ कैमरे में कैद नहीं हुआ। लेकिन फिर एक और फुटेज पुलिस के हाथ लगती है, जो कि श्रीराम कैंटीन का था। इसमें भी 2 लड़के कैमरे में कैप्चर हुए। यहीं से पुलिस को इन पर थोड़ा संदेह जाता है। उधर फॉरेंसिक टीम ने घर से जो फिंगरप्रिंट्स जुटाए थे, उनमें से 2 फिंगरप्रिंट्स अननोन पाए जाते हैं। उन्हीं फिंगरप्रिंट्स को लेकर पुलिस पड़ोसियों से, कैंटीन के स्टाफ से, बाकी लोगों से मिलान करके देखती है। पूछताछ में यह भी पता चला कि पहले भी इस घर में चोरी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौरान कृष्ण राव ने कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई थी पुलिस में। मामला रफा दफा हो गया था। हो सकता है कि उन्हीं चोरों ने वापस यहाँ पर डाका डाला हो। इधर जब पुलिस ने फुटेज में कैद हुए दोनों लड़कों की फोटो जानने वालों को दिखाई तो वो इन्हें पहचान जाते हैं। वो बताते हैं कि ये दोनों इसी कैंटीन में काम करते हैं। पुलिस ने इनसे पहले भी पूछताछ की थी। ये लोग तो कत्ल का पता चलने से लेकर अंतिम संस्कार तक हर वक्त फैमिली के साथ रहे थे। आखिर इन पर संदेह कैसे हो सकता है? पुलिस ने सोचा शायद ये लोग केस में जुड़े ना हों, बाकी स्टाफ की तरह ये भी फैमिली के साथ हों। लेकिन फिर भी पुलिस को कोई भी कसर नहीं छोड़ना था। अब इन दोनों के पीछे मुखबिरों को लगा दिया जाता है। इनकी हर एक इन्फॉर्मेशन जुटानी शुरू की गई। इनमें से एक आदमी था कलगंडला रामाकृष्णा, 22 साल का एक लड़का। ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के नायडूपेटा टाउन के चंद्रबाबू नगर का रहने वाला था। यह आदमी वासी रेड्डी फैमिली का रिश्तेदार भी था और उनकी कैंटीन में काम करता था। दूसरा आदमी था 26 साल का मन्नूरू शिवा कुमार। मूल रूप से तो ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के सायदापुरम मंडल में आने वाले उटुकुरु गांव का रहने वाला था, लेकिन ये नेल्लोर सिटी के रामाकोटिया नगर में रहता था। यह आदमी पिछले 10-11 सालों से कृष्ण राव जी के कैंटीन में काम करता था। मतलब एक आदमी रिश्तेदार था और दूसरा पुराना कर्मचारी। ये दोनों बुजुर्ग दंपत्ति के लिए परिवार की तरह थे। दोनों का ही घर पर आना जाना भी होता था। मुखबिरों से पुलिस को एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है। शिवा और रामाकृष्णा, इन दोनों ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ कत्ल वाली घटना होने के बाद अपने अपने घरों में वॉशिंग मशीन, डबल बेड, अलमारी जैसे फर्नीचर्स खरीदे थे। अब ये सारे सामान खरीदना तो कोई अजीब बात नहीं है, कोई भी खरीद सकता है। इसमें शक की वजह क्या होगी? फुटेज में केवल यही दोनों संदिग्ध दिखाई देते हैं। इनका जब सीडिया निकाला गया यानी कॉल डिटेल, तो इनका एक दूसरे से कत्ल से पहले और कत्ल के बाद काफी बातचीत के रिकॉर्ड मिले। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। केवल कत्ल के दौरान ये इतनी बात कर रहे थे। ऊपर से महंगे महंगे फर्नीचर्स खरीदे। अचानक से इतने पैसे कहाँ से आए इनके पास? इन सब से पुलिस को इन पर शक होने लगता है। फिंगरप्रिंट्स के मिलान में भी पुलिस को शिवा और रामाकृष्णा के फिंगरप्रिंट्स मैच होते दिख रहे थे। यही नहीं, जब इन दोनों की लोकेशन निकाली गई तो 27 अगस्त की देर रात यानी घटना वाले समय इनकी लोकेशन बुजुर्ग दंपत्ति के घर के पास पाई जाती है। ये सब कुछ काफी थे इनको उठाकर पूछताछ करने के लिए। 31 अगस्त 2022 को यानी कत्ल से 3-4 दिनों के बाद सबसे पहले मुन्नूरू शिवा को उठाया गया। थाने लाकर इससे पूछताछ किया गया। थोड़ी सख्ती दिखाते ही ये टूट जाता है। इसने बताना शुरू किया कि ये और रामाकृष्णा ने ही मिलकर मालिक और मालकिन का कत्ल किया था। ये दोनों काफी समय से इसके बारे में सोच रहे थे। इन्होंने पहले भी घर में चोरी करने की कोशिश की थी। शिवा ने तो घर की डुप्लीकेट चाबी का भी इंतजाम कर लिया था। जब कपल कैंटीन में थे तो ये दोनों किसी बहाने से घर पर गए और चोरी करने की कोशिश की, लेकिन डर था कि ये कहीं पकड़े ना जाएं, इसलिए प्लान ड्रॉप कर दिया। चूंकि ये परिवार की तरह थे तो बुजुर्ग दंपत्ति को इन पर शक नहीं होता है। मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन इस बार शिवा और रामाकृष्णा को हर हालत में यहाँ पर चोरी करनी थी और कत्ल भी करना था। इन दोनों ने कई दिनों तक दंपत्ति के घर पर रेकी की थी। चूंकि ये लोग घर के ही थे, आना जाना था, तो इन्हें पहले से ही सब कुछ पता थे। कब कृष्ण राव, कब सुनीता घर पर होते हैं, कब कैंटीन में होते हैं, इनके जानने वाले रिश्तेदार कब घर पर आते हैं, कब ये लोग अकेले होते हैं, सब कुछ पता था। लेकिन चोरी कैसे कैसे करनी है, कत्ल कैसे अंजाम देना है, इसके बारे में प्लान बनाना था। सारे स्टाफ के जाने के बाद ही सबसे आखिरी में कृष्ण राव घर पर आते थे और यहाँ पर सुनीता घर का दरवाजा खुला रखती थी। ये सब कुछ दोनों को पता था, इसलिए दोनों पहले यहाँ पर आकर वरांदे में जाकर छिप जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अंधेरा था, ऊपर से रात का समय था, सभी लोग सो रहे थे, तो यहाँ पर छिपना आसान था, किसी की नजर नहीं पड़ती। अब 11:30 बजे के आसपास जैसे ही कृष्ण राव जी घर पर आते हैं, दोनों ने वरांदे में इनको पकड़ लिया। इनके सर पर डंडे से वार किया जाता है। रामाकृष्णा ने इनके गले पर पेन नाइफ चला दिया। इनके कत्ल के बाद दोनों ने करीब 10,000 रुपए इनके पास से लूटे, जो कि उस दिन की कैंटीन की कमाई थी। कुछ चाबियां भी इनके पास से निकाल ली। इसके बाद ये घर के अंदर जाते हैं। बेडरूम में सो रही सुनीता पर डंडे से वार किया, उनके गले पर भी पेन नाइफ चलाया। इसके बाद ये पहले तो बेडरूम में अलमारी को खोलते हैं, कैबिनेट्स को खोलते हैं, सब कुछ चेक करते हैं।
इन्हें कुछ कुछ पता था कि पैसे कहाँ पर रखे होते हैं। कुछ चीजें चाबी से खोली गईं और कुछ तोड़ी गईं। वहां से पैसे निकाले। फर्स्ट फ्लोर के लॉकर को भी तोड़ने की कोशिश की जाती है, मगर वो नहीं टूटा। कहीं तोड़ने फोड़ने में ज्यादा शोर ना हो जाए। आसपास घर थे, लोग सो रहे थे, वो जग ना जाएं, इसलिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करते हैं तोड़ने में। इन्होंने टोटल 1,60,000 रुपए की चोरी की। सब कुछ कैश था। ये बुजुर्ग दंपति के मोबाइल फोन्स को भी ले लेते हैं। सारे कत्लेआम और लूटपाट करने के बाद ये लोग निकल गए। इन्हें पता था कि कहाँ कहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, उससे बचने की ये तमाम कोशिशें करते हैं। इसलिए इनकी कत्ल के दौरान की फुटेज नहीं मिली थी, बस रेकी के दौरान की मिली थी। ये लोग रामाकोटिया नगर आते हैं। वहां पर इन्होंने पैसों का बंटवारा किया। रामाकृष्ण ने 90,000 रुपए लिए और शिवा ने 70,000 रुपए। सारे बयान सुनने के बाद पुलिस इसी दिन रामाकृष्ण को भी उठा लेती है। इसने भी अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। चोरी करने के बाद रामाकृष्ण ने नायडूपेटा टाउन से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे। शिवा ने भी कुछ फर्नीचर खरीदे थे। रामाकृष्ण करीब 43,000 रुपए अपनी पत्नी को देता है रखने के लिए। इसने बताया कि किसी फाइनेंसर से उधार पैसे लिए हैं, उसी से सामान खरीदा, ये बचे हुए पैसे हैं। अब बारी थी वजह की, आखिर इन्होंने कृष्ण राव और सुनीता जी का कत्ल क्यों किया, जबकि ये तो परिवार की तरह थे। यहाँ पर जो काला गंडला रामाकृष्णा था, ये लालची टाइप का आदमी था। इसकी हमेशा से बुजुर्ग दंपत्ति के पैसों पर नजर थी। इसे लगता था कि घर में लाखों रुपए होंगे इनके, एक बार चोरी किया तो बहुत सारे सामान खरीद सकता है। वह जो मनोरूप शिवा कुमार था, कुछ दिन पहले कृष्ण राव जी ने इसको कस्टमर्स के सामने किसी गलती को लेकर डांट फटकार दिया था। वहीं सुनीता जी ने भी ऐसा कर दिया था। किसी न किसी बात को लेकर ये हमेशा कुछ न कुछ बोल देते थे। इन्हें लगता था कि ये परिवार की तरह है, अपना है, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि अपने बेटे को डांटते हैं। मगर यहाँ पर शिवा को काफी बुरा लगता था। धीरे धीरे करके इसके मन में नफरत पैदा होने लगी। चूंकि दोनों एक ही जगह पर काम करते थे तो उनकी बातचीत भी हुआ करती थी, मजाक होता था। बातों बातों में इन दोनों ने अपने मन की चीजें एक दूसरे से जाहिर की। एक को पैसे लूटने थे और एक को कत्ल करना था। ये दोनों ही एक दूसरे के विचार से सहमत हो जाते हैं, साथ आ जाते हैं। कत्ल का आइडिया शिवा का था और चोरी का रामाकृष्णा का। यही वजह थी कि चोरी के बाद पैसों के बंटवारे के समय रामाकृष्णा ने ज्यादा पैसे लिए थे। 31 अगस्त को पुलिस ने मीडिया के सामने भी इस केस का खुलासा कर दिया, उजागर कर दिया। दोनों के पास से टोटल 83,000 रुपए बरामद किए जाते हैं। मोबाइल फोन भी मिल गए। कत्ल के दौरान यूज किए गए वेपन्स भी मिल जाते हैं। कत्ल के बाद ये दोनों ही हर वक्त परिवार के साथ थे। इन्होंने चिता भी सजाया था। इन्हीं सब चीजों की वजह से किसी को भी इन पर शक नहीं जाता है। लेकिन जब सच्चाई बाहर आई तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। मुकदमा सेशन कोर्ट में चल रहा है। एक आदमी को बस पैसे चोरी करने थे, जो कि लालची था, और दूसरे को डांट फटकार से हुई बेइज्जती का बदला लेना था, जिसमें दो बुजुर्ग लोगों के साथ उन्हें पता भी नहीं कि जाने अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि ऐसा मृत्यु मिलेगा। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।